अस्सलाम वालेकुम। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में। मैथ तक हमने जो है वो देखा था कि मैथ की लाइब्रेरी को किस तरह हम कॉल करके उसके फंक्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शन का नाम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, तभी आप उसको जो है ना वो इजीली यूज़ कर सकते हैं मैथ की लाइब्रेरी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो उसके बाद बूलियंस आता है डेटा टाइप। अब बूलियन में या तो हम सिर्फ दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, या यस नो या ऑन ऑफ या ट्रू फॉल्स। ठीक है, मतलब कि अगर बूल डेटा टाइप अगर आप लगाते हैं किसी वेरिएबल की तो वो सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा, एक वैल्यू ट्रू होगी और एक वैल्यू फॉल्स होगी। ट्रू के केस में 1 रिटर्न होगा और फॉल्स के केस में 0 रिटर्न होगा। तो इसकी एग्जांपल एक हम जो है वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें एक वेरिएबल है इज़ कोडिंग फन, उसकी डेटा टाइप हमने बूल रखी और उसकी वैल्यू को हम ट्रू असाइन कर देते हैं, और एक वेरिएबल है उसको हम फॉल्स असाइन कर देते हैं। तो ये अगर हम इस वेरिएबल को हम अगर इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएं तो वो ऑटोमेटिकली हमें 1 डिस्प्ले करवाएगा इन केस ऑफ ट्रू और 0 डिस्प्ले करवाएगा इन केस ऑफ फॉल्स। तो ये था बूलियन। और उसके बाद जो है वो बूलियन एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, और बूलियन एक्सप्रेशन में हम ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं कंडीशन के अंदर, कि जब आपने एक कंडीशन लगानी होती है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो 1 रिटर्न करे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो वो 0 रिटर्न करे। तो जिस तरह अब कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने देखा था कि जब तक x ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो हमें 1 रिटर्न कर दे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें 0 रिटर्न कर दे। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 9 है, तो x ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में हमें वो 1 रिटर्न करेगा। तो अगर हम इधर 10 लिख देते हैं और ऊपर 9 लिख देते हैं तो इस कंडीशन में इस सिनेरियो में ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो ये हमें ऑटोमेटिकली जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो होगी 0। तो ये उसने 0 वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। तो इस तरह हम बहुत सारी बूलियन एक्सप्रेशन से हम जो है ना वो ये 0 और 1 मतलब कि ट्रू के केस में 1 और फॉल्स के केस में 0 रिटर्न करवा सकते हैं अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या एक कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां हमें सिर्फ कह लें कि अब जिस तरह 18 एज है तो मैं तभी वोटिंग कर सकता हूं, तो जब तक मेरी एज जो है वो 18 प्लस नहीं होती मैं वोट नहीं डाल सकता। तो इस कंडीशन में माई एज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू वोटिंग एज, अगर मेरी एज जो है वो वोटिंग एज से ग्रेटर है तो ही वो 1 रिटर्न करे, अदरवाइज़ वो क्या मुझे 0 रिटर्न करे। मतलब कि जब तक मैं 18 साल से बड़ा नहीं होऊंगा तब तक वो मैं वोट नहीं डाल सकता। तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब मेरी एज 18 प्लस होगी। तो ये रियल लाइफ की एग्जांपल से भी इसको जो है ना वो समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कि जब आप आपके पास एक सिनेरियो आ जाए कि अगर ये कंडीशन हो तो ये होना चाहिए, अगर ये सच हो तो ये होना चाहिए, अगर ये ठीक है तो वो होना चाहिए, ये वाला अगर सिनेरियो आपके पास आ जाए तो फिर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ जाती हैं। उसका क्या मतलब है कि इफ़ कंडीशन आप लगाएं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन नहीं होगा, वो या फिर एल्स वाला वो ब्लॉक जो है वो चल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर 20 ग्रेटर देन 18 है तो ही ये इफ़ की कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन जो है वो नहीं चलेगी। 20 ग्रेटर देन 18 तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये सी आउट चलेगा, अगर इसको हम फॉल्स करें 20 स्मॉलर देन 18 तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो ये जो सी आउट वाला इसके अंदर जितना भी कोड है ये एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक हमें स्क्रीन जो है वो दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जितना भी कोड था वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, और इसके नीचे जो है वो रिटर्न 0 था, तो हमें वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिटर्न 0
ही करेगा, दूसरा कोई भी वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन जो है वो हमारे सामने आ गई है। तो उसके बाद वैल्यू दे के भी हम जो है वो उसकी कंडीशन को जो है वो चेक कर सकते हैं। अब आ जाता है एल्स। ठीक है, सिंपल सा इसका एक कंसेप्ट है कि अगर इफ वाली कंडीशन नहीं चलती तो ऑटोमेटिकली एल्स वाली कंडीशन जो है वो चल जानी चाहिए। इसकी भी एक एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर टाइम के अंदर 20 है, अगर टाइम की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 18 हो तो वो गुड डे है। अगर वो टाइम की वैल्यू जो है वो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है वो चलेगी, क्योंकि टाइम के अंदर 20 है और 20 ग्रेटर देन 18 है और कंडीशन में 20 स्मॉलर देन 18 है, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स है। तो फिर हमारे पास एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। तो ये आप इस तरह प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं। तो अब उसके आगे है एल्स इफ। अब एल्स इफ कहाँ लगता है? जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कंडीशन रिक्वायर हो। जिस तरह क्लास में बहुत ज़्यादा दफ़ा हमने CGPA वाला कोड जो है वो रन करके देखा था, तो ग्रेड कैलकुलेट करने के हवाले से क्योंकि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कंडीशन आनी थी तो इसलिए हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि एक कंडीशन लगी, हमने एल्स का जो है वो कोड नहीं चलाना, हमें मज़ीद कंडीशंस लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह ग्रेड वाली एग्जांपल हमने जावा क्लास में की थी, इसी तरह ही तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? एल्स इफ़ की स्टेटमेंट। तो एल्स इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करके हम जितने मर्ज़ी आप स्टेटमेंट जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद है शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स। तो ये भी मेरे ख्याल में वही एग्जांपल है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है तो इसको हम नहीं देखते। अब हम डायरेक्ट चलते हैं स्विच के ऊपर। स्विच की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से भी और फाइनल का जो क्वेश्चन है उसके हवाले से भी, क्योंकि ये स्विच स्टेटमेंट मस्ट यूज़ स्टेटमेंट है और इसको हर जगह आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये सिंपली एक जिस तरह आप इलेक्ट्रिक का स्विच होता है उसकी मैं एग्जांपल दिया करता हूँ कि पूरे इलेक्ट्रिक स्विच में अगर 10 बटन लगे हुए हैं तो मुझे सिर्फ वही बटन चलाना है जो मुझे रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कमरे का पंखा चलाना है जहाँ पे मैं सोना चाह रहा हूँ, तो उसी कमरे का पंखा चलाऊँगा, बाकी पंखे नहीं चलाऊँगा। तो इसी तरह ही आप सिर्फ एक फंक्शन चलाना चाह रहे हैं, बाकी फंक्शन नहीं चलाना चाह रहे, तो इस केस में ऑटोमेटिकली आप जो है वो स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अब ये एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल में मैंने एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो जिस नंबर को मैं सिलेक्ट करूँगा वो उस नंबर का जो डे होगा वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे से पहले तो अब इसमें डे की वैल्यू 4 है, तो जो 4 पे ऑटोमेटिकली थर्सडे है तो वो मुझे थर्सडे की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। तो इसको मज़ीद भी आप जो है वो चेक करके देख सकते हैं। वाइल लूप की तरफ आते हैं। वाइल लूप क्या है कि आपने जब एक पूरे का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, जब तक वो कोड जो है वो सारे का सारा रन नहीं हो जाता। जिस तरह अभी फाइल हैंडलिंग के दौरान जो है वो मैंने वाइल लूप का इस्तेमाल किया था, इसलिए क्योंकि मुझे सारे की सारा ही डेटा रीड करवाना था, मुझे कोई उसमें कंडीशन नहीं लगानी थी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वाइल लूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग में हमेशा वाइल लूप का ही इस्तेमाल होता देखोगे। अब जिस तरह अब इस एग्जांपल को मैं देखता हूँ कि i की वैल्यू 0 है, i स्मॉलर देन इज इक्वल टू 5, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये अपनी बॉडी से जो है वो बाहर आ जाएगा। मतलब कि जब तक आप ये एक कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती तब तक ये ऑटोमेटिकली जो है वो चलता रहेगा। तो इसी तरह डू वाइल को भी हमने देखा था। डू वाइल का सिंपल ये था कि वो पहले एक जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन चलती है। अब जिस तरह अब ये डू है, पहले सी आउट की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हुई, सी आउट आई की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इंक्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो उसके बाद फिर वो कंडीशन को चेक करेगा, पहले वो कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा।
तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप, इसको हमने बहुत दफ़ा क्लास में भी पढ़ा है और इसको मेरे हाल में हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो रिपीट भी किया है और इसकी प्रैक्टिस भी की है। ये एक ऐसा लूप है जिसमें कंडीशन भी और वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों एक ही बार में हम जो है वो असाइन कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो जो भी कंडीशन होती है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो जो है वो लूप जो है वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो स्टेटमेंट 1 में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट 2 में हम कंडीशन लगाते हैं जिस कंडीशन को हमने फुलफिल करवाना होता है, और स्टेटमेंट 3 में हम इंक्रीमेंट करवाते हैं। अगर हमने इंक्रीमेंट करवाना है तो इंक्रीमेंट, अगर डिक्रीमेंट करवाना है तो डिक्रीमेंट हम लिखते हैं। तो वो जब तक वो कंडीशन हमारी ट्रू रहती है वो लूप चलता है, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है ब्रेक और कंटिन्यू। तो अगर आपने लूप को ऑटोमेटिकली ब्रेक करना है, आप चाहते हैं कि ये लूप जो है वो सिर्फ जैसे ही ये कंडीशन को एग्जीक्यूट होगी तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, ये कंडीशन एक ही दफ़ा चलेगी, दोबारा ये कंडीशन जो है वो चेक नहीं करेगा। जब एक दफ़ा ये कोड चलेगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो उसने ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। वो ऊपर वाला जो है वो कोड रन जो है वो नहीं होगा। जैसे ही ब्रेक उसको नज़र आया उसने तमाम लूप को छोड़ के डायरेक्ट बाहर निकल के जो भी आगे उसके होगा कोड वो उसने रन कर देना है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अक्सर हम जो है स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं नीचे एक ऑप्शन दे दूं कि आप 0 को दबाएंगे तो वो मेन्यू जो है वो दोबारा से वो रन हो जाएगा। तो वो कोड को दोबारा चलाने के लिए या किसी स्टेटमेंट को दोबारा चलाने के लिए हम कंटिन्यू का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है अरे। तो एरे में क्लास में भी बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपने एक ही वेरिएबल के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ अगर स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम जो है वो अरे का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑलरेडी हम क्लास में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं और इसकी चलें एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हम ट्राई करके देख लेते हैं। अब एक मैंने एरे बनाई, उसकी 4 वैल्यूज़ मैंने रखी, वोल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा। और जैसे अगर मैंने कोई भी इस अरे की कोई वैल्यू मैंने असेस करवानी है तो वो मैं उसका पहले इंडेक्स लिखूंगा, और इंडेक्स में अगर मैं वो वैल्यू जो है वो ओवरराइट करवाना चाहता हूँ तो वो मैं वैल्यू ओवरराइट भी करवा सकता हूँ। अब 0 इंडेक्स में वोल्वो है तो अगर मैं ओपेल लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ओपेल जो है वो वोल्वो की जगह ले लेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि C++ जो है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर देता है वैल्यू को अगर दोबारा उस वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू वो असाइन करवाई जाए तो पुराने वैल्यू जो है वो उसके अंदर सेव नहीं रहती। तो मल्टी डायमेंशनल अरे को हम देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है कि अगर आपने एक ही अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज़ अगर आपने स्टोर करवानी हो तो वो फिर हम उसके लिए मल्टीपल डायमेंशनल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें रोज़ और कॉलम का कंसेप्ट आ जाता है। ये पहले 2 कॉलम्स हैं और 4 इसकी रोज़ हैं, तो ऑटोमेटिकली ये 2 कॉलम बनाएगा और 4 रोज़ बनाएगा। ये इसको हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं। तो अगर इधर 4 होता तो इधर मज़ीद ऑटोमेटिकली ये 2 नीचे कॉलम जो है वो उसने बना देने थे, 4 ही कॉलम्स हो जानी थी और 4 ही रोज़ हो जानी थी। तो इस तरह अगर आप वेरिएबल को अगर असाइन करवाना चाहें तो उसके लिए आप मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम जो है वो इसका एक एग्जांपल कोड जो है वो रन करके देख लेते हैं। अब स्ट्रिंग लेटर में 2 4 मतलब कि 2 इसके कॉलम है और 4 इसकी रोज़ हैं। तो अगर मैंने इसके अंदर से कोई डेटा जो है वो फेच करवाना है तो 0 इसका जो है वो कॉलम है और 2 जो है वो इसकी रोज़ हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो C को डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि 2 के अगेंस्ट तो वो जो 2 इंडेक्स पे जो है वो C का लेटर जो है वो पड़ा है 0 1 2, 2 के इंडेक्स में 0 का लेटर है तो वो C को डिस्प्ले करवा देगा। तो अब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बोला था कि अगर आपने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने हो तो आप जो है वो अरे का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मुख्तलिफ अरेज को अगर आपने एक ही
चीज़ में स्टोर करवाना हो या दो वेरिएबल्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करना हो तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़ अरे में स्टोर करवानी हो तो अरे का इस्तेमाल, और अगर हमने मल्टीपल दफ़ा वेरिएबल को यूज़ करना हो, एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना हो, तो फिर हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक एग्जांपल हम जो है वो देखते हैं रन करके। इंट माय नाम एक वेरिएबल है और माय स्ट्रिंग वेरिएबल है। माय नाम की जो डेटा टाइप है वो इंट है, माय स्ट्रिंग की डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इंट माय नाम को और इंट माय स्ट्रिंग को दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इधर एक पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा। मैं अपने नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो इधर मैं सिंपल क्या करूँगा, सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट चेंज करना है, वेरिएबल का नाम जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है उसको मैं चेंज इधर कर देता हूँ। ये मैंने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी। अब इसका ऑब्जेक्ट भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो अपने नाम का बनाया है, और मैं एक ही दो वेरिएबल्स को 4 दफ़ा जो है वो मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। तो इधर भी मैं फिर, क्योंकि मैंने जो है वो जब दूसरी दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो वो वाली वैल्यू मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इस तरह मैं नया ऑब्जेक्ट बना के वो वेरिएबल को 2 दफ़ा यूज़ भी कर सकता हूँ। अब इसमें जो वैल्यू मैंने दोबारा एंटर करवाई हुई है, जिस तरह बदील का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दोबारा मैं उसको एक वेरिएबल को 2 असाइन कर देता हूँ और एक वेरिएबल को अदील, तो मुझे 2 अपडेटेड वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दे। इस तरह मैंने 2 वेरिएबल्स को 2 दफ़ा कोड के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। अब इन 2 वेरिएबल्स को मैं 1000 दफ़ा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। कैसे? स्ट्रक्चर की मदद से। तो रेफरेंसेस और पॉइंटर्स का एक ही कंसेप्ट है। पॉइंटर को हम देख लेते हैं। पॉइंटर का मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेमोरी के अंदर वेरिएबल की लोकेशन एग्जैक्ट चाहिए तो वो आप पॉइंटर की मदद से उस लोकेशन का जो है वो पता लगा सकते हैं। किस तरह लगा सकते हैं? सिंपल आप ने इसका एक प्रोसीजर है, वो ये है कि आपने पहले एक वेरिएबल बनाना है, उसकी डेटा टाइप लिखनी है, और आपने सिंपल ऐट का कीवर्ड या ऐट का सिंबल यूज़ करके आप उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है पॉइंटर की, कि सिंपल ऐट का एम्परसेंड का साइन लगा के भी आप उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रिंग, वही डेटा टाइप जो आपने पहले वेरिएबल की रखी हुई है, स्टार पीटीआर लिख के आगे उसका एम्परसेंड फूड अगर आप लिखेंगे तो पीटीआर के ज़रिए भी और एम्परसेंड फूड के ज़रिए भी आप उस वेरिएबल का एड्रेस जो है वो मेमोरी के अंदर से मालूम कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स का डेफिनेशन हो गया। तो आगे इंशाल्लाह ताला हम फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन के पैरामीटर हैं, ओवरलोडिंग है, रिकर्जन है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। थैंक यू।